नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बलिया में हुए गोलीकांड में अब जातीय वर्चस्व का संघर्ष दिखने लगा है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुलेआम हत्यारोपी धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में बयान दे रहे हैं। विधायक सुरेंद्र सिंह ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि जब उनकी सरकार में एक यादव पुलिस प्रशासन के सामने खुलेआम एक बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर देता है तब वो ट्वीट क्यों नहीं करते। तो अगर तुमको यादव प्रिय हैं तो हमें भी क्षत्रिय प्रिय हैं। मैं एक क्षत्रिय हूं और इसके लिए जरूरत पड़ी तो राजनीति भी छोड़ दूंगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में राशन के कोटे के विवाद में एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में हुई हत्या के मामले में यूपी पुलिस ने 6 अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। बलिया पुलिस के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया, इस घटना के संबंध में नामजद किए गए कुल 8 अभियुक्तों में से 2 अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 6 फरार हैं। फरार अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एनडीटीवी के अनुसार बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने लोकल कोर्ट में सरेंडर करने के लिए आवेदन किया है। ऐसे आवेदन के बाद आरोपी को सीधे कोर्ट के सामने सरेंडर कराया जाता है, जिसके बाद कोर्ट ये निर्णय लेता है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या न्यायिक हिरासत में। बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर करने के लिए आदेश दे दिए हैं। कंगना पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, कलाकारों को हिंदू मुसलमान में बांटने और सामाजिक द्वेष को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। याचिकाकर्ता मुन्ना वराली ने कंगना के पिछले कुछ वक्त में किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कंगना के ट्वीट और न्यूज पर दिए बयानों में हिंदू कलाकार और मुस्लिम कलाकार में बांटने, सामाजिक द्वेष बढ़ाने का आरोप लगाते हुए याचिका की थी। इसके साथ ही कंगना की बहन पर भी एफआईआर करने के आदेश दिए गए हैं। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने साझा घोषणा पत्र शनिवार को जारी कर दिया है। इसका नाम प्रण हमारा संकल्प बदलाव का दिया गया है। घोषणा पत्र जारी करने के दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनती है तो महागठबंधन 3 कृषि विरोधी कानूनों को समाप्त करने के लिए पहले विधानसभा सत्र में एक विधेयक पारित करेगा। इसके अलावा इस घोषणा पत्र में 10 लाख स्थायी नौकरियों की समय पर बहाली की प्रक्रिया को पहली ही कैबिनेट बैठक से शुरू करने का वादा किया गया है। भारत लगातार अपने पड़ोसियों से पीछे हो रहा है, चाहे प्रति व्यक्ति आमदनी की बात हो या जीडीपी की। अब भारत हंगर इंडेक्स में भी अपने पड़ोसी देशों से पीछे छूट गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में भारत 107 देशों की लिस्ट में 94 पायदान पर है। भारत की रैंकिंग पिछले साल 117 देशों में से 102 पर थी। भारत से नीचे मात्र 13 देश हैं। ये देश हैं रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोजाम्बिक और चाड। इंडेक्स में भारत नेपाल और पाकिस्तान से भी नीचे है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल जहां 73 स्थान पर है तो पाकिस्तान 88वें स्थान पर है। हंगर इंडेक्स को लेकर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया है। भूषण ने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कार्टून शेयर कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। वरिष्ठ वकील ने लिखा है कि भारत प्रति व्यक्ति आय घरेलू उत्पाद में बांग्लादेश के नीचे जाने के बाद अब भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे पहुंच गया है। बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को एक इतिहास के शिक्षक की सिर काटकर हत्या कर दी गई। शिक्षक ने पैगंबर मोहम्मद का क्लास में एक कार्टून दिखाया था, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस की गोली से हमलावर की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य को गिरफ्तार किया जा चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शिक्षक को इस्लामिक आतंकी हमले का पीड़ित बताया है और कहा कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थक थे। उन्होंने हमलावर को इस्लामिक टेररिस्ट अटैक कहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार अब चीन कह रहा है कि पहले की स्थिति फिर से बहाल करने पर बातचीत शुरू करने के पहले ये जरूरी है कि भारत पैंगोंग त्सो का दक्षिणी इलाका खाली करे। भारत अब तक ये कहता रहा है कि अप्रैल में एलएसी की जो स्थिति थी वही बहाल की जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारतीय सेना ने चीनी सेना को रोकने के लिए 7 जगहों पर वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर चीनी इलाके पर कब्जा कर लिया है। इससे भारतीय सेना को चीन के मुकाबले बढ़त मिली है और स्थिति मजबूत हो गई है। एलएसी विवाद को लेकर राज्यसभा से बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने मुल्क के जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहने को लेकर आदेश दे चुके हैं, पर भारत की ओर से इस पर कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जिसे लेकर वह हैरान है। स्वामी ने ट्वीट किया कि चीन के सुप्रीमो शी जिनपिंग सार्वजनिक तौर पर एलएसी पर तैनात चीनी सैनिकों से कह चुके हैं कि जंग के लिए तैयार रहिए। ये हैरान करने वाला है कि हमारी सरकार ने इस पर जवाब नहीं दिया कि हाँ, हम भी आपको घर भेजने के लिए तैयार हैं, सीधे तरीके या टेढ़े तरीके से, जैसी आपकी इच्छा हो।
न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की पार्टी ने शनिवार को हुए आम चुनाव में भारी जीत हासिल की है। अधिकतर मत गिने जा चुके हैं। अभी तक आए नतीजों में आर्डर्न की लेबर पार्टी को 49% वोट मिले हैं और उम्मीद की जा रही है कि वो न्यूजीलैंड की राजनीति में दुर्लभ बहुमत हासिल कर लेंगी। विपक्षी नेशनल पार्टी को अब तक 27% वोट मिले हैं और पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारत में कोरोना के एक्टिव मामले पिछले 6 हफ्तों में पहली बार 8 लाख के नीचे आ गए हैं। भारत में अभी एक्टिव मामले 7,95,000 के पार हैं और मृतकों की संख्या 1,13,000 से ज़्यादा है। कुल संक्रमितों की बात करें तो यह आंकड़ा 74,32,000 के पार हो चुका है। हालांकि इसमें से 65,24,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,93,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,05,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 2,96,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 80,50,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 2,18,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी कुल संक्रमितों का आंकड़ा 52 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,52,000 के पार है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।